ने नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर में दम है और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो एमपी में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। ऐसे में पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में लगी हैं। बीजेपी की नजर उन सीटों पर है जहां वो आज तक नहीं जीत पाई। ऐसी कुल 36 सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने कभी जीत दर्ज नहीं की। इन सीटों के लिए बीजेपी गुजरात और यूपी फॉर्मूले के जरिए जीत दर्ज करने की योजना बनाने में लगी है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर बीजेपी कभी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। आखिर कौन सी हैं वो सीटें और आखिर बीजेपी उन पर जीत दर्ज क्यों नहीं करा पाई? ये वो सीटें हैं जब मध्य प्रदेश में 2003 हो, 8 हो या फिर 13 हो, जब बीजेपी की आंधी चली, उस वक्त भी इन सीटों पर बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चख पाई। 2023 के लिए आखिर इन सीटों के लिए बीजेपी की क्या है रणनीति, देखिए इस खबर में। एमपी बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव की हार से सीख लेते हुए नई रणनीति बनाई है। इस बार बीजेपी अब की बार 200 पार का प्लान तैयार कर रही है। साथ ही बीजेपी ने एक व्यू रचना भी की है, जिसके तहत बीजेपी का प्लान है कि 2003, 2008, 2013 के विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई है उससे कैसे भी जीता जाए, जिसका बीजेपी ने नाम दिया है आकांक्षी विधानसभा क्षेत्र, जिस पर बीजेपी की लहर के बावजूद कांग्रेस की जीत हुई है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी सूरत में इन सीटों पर जीतना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने आकांक्षी 103 सीटों में से लगभग 36 सीटों को चिन्हित किया है जिन पर बीजेपी ने कभी जीत दर्ज नहीं की है। ऐसी सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी अब गुजरात और यूपी फॉर्मूले के माध्यम से जीत दर्ज करने का प्लान बना रही है। गुजरात फॉर्मूला यानी हर बूथ पर 51% वोट शेयर प्राप्त करने और उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले योजना के माध्यम से जनता से कनेक्ट होने पर काम कर रही है, ताकि इन सीटों पर बीजेपी को जीत का स्वाद चखा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एक्शन प्लान है, उसका नाम है विकास, विकास और विकास। और मध्य प्रदेश की 230 की 230 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रूप है। और हमारा नारा क्या है? अब की बार 200 पार। और उसके लिए हर मतदान केंद्र पर, मध्य प्रदेश में 64,100 बूथ बचे हैं अभी नई सूची जारी होने के बाद, तो हर मतदान केंद्र पर 51% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो लगभग 103 आकांक्षी विधानसभाएं हैं जहां पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को जय नहीं मिली थी। तो उन स्थानों के लिए योजना है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा है। और जब आपका लक्ष्य 200 सीटों के पार है तो आपको बस सारी सीटों पर ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के इन दावों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि अब आकांक्षी, अति आकांक्षी और महत्वाकांक्षी जैसे शब्दों के जाल में मध्य प्रदेश जनता नहीं फंसने वाली है। जनता अब अपना मन बना चुकी है। बीजेपी कितना भी शब्द जाल फैला ले, इस बार उनका सत्ता से बाहर होना तय है, क्योंकि जनता कांग्रेस को जिताने का मन बना चुकी है। 2023 का चुनाव 3 लोग लड़ेंगे, एक आकांक्षी, दूसरा अति आकांक्षी, तीसरा अति महत्वाकांक्षी। अब अति महत्वाकांक्षा का दौर है और वो फैसला जनता करेगी कि हमें आकांक्षी, अति महत्वाकांक्षी या एक एक्सट्रीम वाले विचारधारा वाले लोगों को चुनाव में चुनना है। जनता अपना फैसला कर चुकी है। शाब्दिक भ्रमजाल में भारतीय जनता पार्टी अब जागरूक जनता को, जो लोकतंत्र की प्रहरी है, उसे मूर्ख नहीं बना सकती है। भाषणों से 19 साल छला है, जिम्मेदारों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और उसका भुगतान प्रदेश की जनता कर रही है। तो अब शब्द जालों में फंसने वाली नहीं है, चाहे अब की बार 200 पार कर लें, मगर सच्चाई है कि अब की बार बंटा डाल। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी कई प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि वो समझ रही है कि 2018 विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत अधिक होने के बावजूद उसकी हार हुई थी। इसीलिए 36 के आंकड़े में फंसी बीजेपी इस बार हर हाल में पिछले विधानसभा चुनाव का परिणाम दोहराना नहीं चाहती। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। इधर रायपुर नगर निगम की टीम इन दिनों अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। इसके लिए सड़क किनारे संचालित होने वाले ठेले, खोमचे, इन सबको हटाने का अभियान चल रहा है। इस कड़ी में नगर निगम के द्वारा
मरीन ड्राइव से गुमटी और ठेलों को हटाया गया। इसको लेकर दुकान संचालकों में नाराजगी है। उनका यह कहना है कि नगर निगम ने उनसे पैसे लेकर गुमटी ठेले का आवंटन किया था, अब उसे रातों रात कैसे हटा दिया जा रहा है। पहले बसाओ और फिर उजाड़ो, रायपुर के नगर निगम इसी तर्ज पर काम कर रही है। ये हमारा आरोप नहीं है, बल्कि जो राजधानी रायपुर के गुमटी और ठेला संचालक है वो आरोप लगा रहे हैं। और इस जो गुमटी ठेला विस्थापन को लेकर के यहाँ पर जो है आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ दुकान संचालकों में नाराजगी है। कहना है कि कुछ साल पहले फुटकर व्यवसाय के लिए निगम ने गुमटी ठेले का आवंटन किया था और इसके लिए राशि भी ली गई और अब उन्हें रातों रात हटा दिया गया, जिससे 40 परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस पर मनमानी करने के आरोप भी लगाए। देखो, विशुद्ध रूप से सरकार के पास किसी भी चीज़ के लिए कोई विजन नहीं है। अपनी इच्छा से जिसको जो समझ में आता है वो करते हैं। इन्हीं सरकार ने 2-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए लेके उन्हीं गुमटी वालों को जगह दिया था, आज ही उसको हटा रहे हैं। वास्तव में पूरा शहर महापौर की मनमानी से त्रस्त है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, सुविधाओं के लिए जब काम किया जा रहा है तो उसका भी बीजेपी विरोध कर रही है। देखिए, शहर की यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए किसी को असुविधा ना हो, इसके लिए उन जो गुमटियाँ हैं जिसके चलते वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पे जनता को असुविधा होती है, इसलिए उनको हटाया जा रहा है और हटाकर उनको दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो सहयोग करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चूँकि यहाँ मुद्दा नहीं है, इसलिए जो जनता की सुविधाओं के लिए जो काम की जा रही है उसका भी भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। शहर में व्यवस्था की बात हो या फिर सौंदर्यीकरण की, हमेशा गाज छोटे वर्गों पर गिरती है, लेकिन नगर निगम की ओर से आवंटित गुमटी और ठेले को अचानक हटा देना कहां तक जायज माना जाएगा। कि मैरिन ड्राइव में जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, दुकान जो लगवाया गया है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए छोटे छोटे व्यवसायियों को हटाया जा रहा है। तो दूसरी ओर बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस पर कि जिन व्यापारियों से 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेकर के उन्हें वहां पर ठेला दिया गया था, आखिर उन्हें क्यों हटाया जा रहा है। सीधा सीधा आरोप लग रहा है कांग्रेस पर कि उन्हें जो व्यापारी जो मरीन ड्राइव में जो एनजीटी नियमों के उल्लंघन करके जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं उसको फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बढ़ते यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए ये जो पहल है, ये जो कदम है, निगम और यातायात विभाग जो है लगातार अभियान चला रहा है। इसे लेकर के जमकर राजनीति हो रही है। देखना ये होगा कि विरोध का ऊँट है किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। केंद्रीय बजट के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आने के बाद में एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस के लीडर आमने सामने हैं। कांग्रेस ने जहां इस बजट को निराशाजनक बताया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि एक तरह से पूरा बाजार ढह गया है और यही बीजेपी के अमृतकाल का सच है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो बजट है वो देश की दिशा और दशा बदलने वाला है। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट के तुरंत बाद ट्वीट किया और कहा कि यूपीए सरकार के समय जीडीपी इससे ऊंचे पायदान पर थी। अभी यदि बीजेपी अपने कार्यकाल को अमृतकाल बता रही है तो यूपीए के समय तो अमृतकाल ही था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट को निराशाजनक बताया। वहीं मौजूदा बजट में गोधन न्याय योजना जैसे प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ ही मिलेट मिशन पर प्रोजेक्ट पर विपक्ष के नेताओं पर तंज भी कसा। सीधी बात है, यूपी एक समय में 8% से अधिक रहा और अभी ये 6.5% को अमृतकाल कर रहे हैं। जबकि यदि भुखमरी की इंडेक्स देखेंगे तो आखिरी पायदान में है दुनिया के। बांग्लादेश का जो रुपया है हमसे ज़्यादा मजबूत है। गरीबी है, बेरोजगारी है और इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। बजट में एक बात उन्होंने कही कि जो लघु धान्य है उसको श्री धान का उन्होंने नाम जरूर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में उपजने वाले जो कोदो कुटकी है उसको समर्थन में घोषित नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है। यदि मिलेट्स कैफे है तो छत्तीसगढ़ में, मिलेट्स का प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है तो छत्तीसगढ़ में। हमारी तैयारी 2 साल पहले से थी, जिसको आज ये कर रहे हैं।
बीजेपी इस बजट को अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट बता रही है। उनका कहना है कि ये बजट देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। मोदी सरकार का जो 2023-24 के लिए बजट है, ये क्रांतिकारी बजट है। ये बजट देश की दशा और दिशा बदलने वाला बजट है। ये बजट देश की आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी के 75 वर्ष पूरा करने में अमृत काल का बजट है। ये जो बजट है, मैं ये कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से जो अभी तक बजट प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसे इस बजट की तुलना तीसरे, चौथे, पांचवें बजट से की जा सकती है कि जब इस देश को एक दिशा देने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार इस बात पर खुश है कि बजट में छत्तीसगढ़ जैसी योजनाओं के शामिल होने से राज्य सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का मौका भी मिलेगा। हालांकि केंद्र के बजट में गोधन न्याय योजना की तरह ही दूसरी स्कीम शुरू करने की बात कही गई है और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मिलेट मिशन को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के लीडर्स काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना को लेकर और गोबर खरीदी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं उनका मजाक उड़ा चुकी है, सरकार पर निशाना साध चुकी है। अब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के उन नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। हालांकि बजट को लेकर आने वाले समय में और सियासत गरमाएगी। देखना ये होगा कि इस सियासत के बीच में आम जनता का फायदा कितना होता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ मुल्तान लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर और अभिनेत्री नीना गुप्ता की आने वाली फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। देश भर के सिनेमाघरों में 10 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म में अनुपम खेर और नीना गुप्ता के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। फिल्म में अनुपम रिटायर्ड बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में बॉक्सिंग के लिए अनुपम खेर का जुनून साफ देखा जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद वो अपने बेटे और पोते के साथ अमेरिका जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात फिल्म की लीड एक्ट्रेस नीना गुप्ता से होती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म में अनुपम और नीना के साथ जुगल हंसराज, नरगिस फखरी, शारिब हाशमी भी नजर आएंगे। फिल्म के बारे में अभिनेता अनुपम खेर से बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। फिल्म स्टार अनुपम खेर सर हमारे साथ हैं। नई फिल्म आने वाली है शिव शास्त्री बलबोआ। सर, नई फिल्म आपकी मुबारक हो। जी। दूसरी फिल्म, पहली फिल्म मानी जाए इस साल। क्या कहेंगे इस फिल्म में, किरदार आपका क्या है? और सर जो सवाल है मेरा, वो जो व्यूवर्स हैं वो सर OTT पे अब ज्यादा है, तो कितना चुनौतीपूर्ण है? जिंदगी कभी में ऐसा हुई नहीं जब चुनौती नहीं थी। गरीब परिवार से आया था तो कुछ करना चाहता था तो चुनौती थी। ड्रामा स्कूल में जाने के लिए पैसे नहीं थे तो चुनौती थी, स्कॉलरशिप मिला। मुंबई आया तो बाल नहीं थे तो चुनौती थी। फिर फिल्म में पहली फिल्म मिली 28 साल की तो 65 साल का बुढ़े का रोल करना पड़ा सारांश में, तो चुनौती थी। ऐसी जिंदगी जीने का फायदा क्या जिसमें चुनौती ना हो। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैं बहुत ही मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे एक छोटे से परिवार के छोटे से क्लर्क के बेटे को आज 534 फिल्में करने का मौका मिला है। और अभी बड़े बड़े पोस्टर इधर आगे दिखाइए, इनको पोस्टर मेरे ऐसे लगे हुए हैं, समझ गए ना आप। तो चुनौतियां तो है, मगर अगर आपने अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है कि आप ऑडियंस ढूंढ लेते हैं। शिव शास्त्री बलबोआ 10 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 10 फरवरी को, और बड़ी मनोरंजक फिल्म है। हमारे अंदर एक रोमांचक फिल्म है। एक बुज़ुर्ग 65 साल का एक बुज़ुर्ग औरत को भगा के ले जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रोमांस के लिए, इसलिए ले जाता है कि उसकी इच्छा है कि वो 8 साल अमेरिका में रहने के बाद वापस हिंदुस्तान आना चाहती है और उसके पास साधन नहीं है। तो ये कहानी है। सर, कोरोना के दौरान आप लोगों ने शूट किया, कितना चुनौतीपूर्ण रहा जब भारत में एक तरफ कोरोना के लिए लड़ाई देश लड़ रहा था? अमेरिका में कोरोना के दौरान हमने इस पे शूट किया। बहुत मुश्किल था, बट हमने सारे कोरोना पर प्रोटोकॉल यूज़ किए, प्रोटोकॉलों का हमने प्रयोग किया और उनको निभाया। और बट फिल्म अच्छी है। फिल्म मेरी पिछली 3 फिल्में जो चली पिछले साल 2000, इतनी बड़ी, कश्मीर फाइल्स, कार्तिकेय 2 और ऊंचाई, वो ऑर्डिनरी स्टोरीज नहीं थी या मसाला स्टोरीज नहीं थी, अलग अलग किस्म की स्टोरी थी। तो उससे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला है कि भाई हम इस तरह की फिल्म बना सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि लोगों को पसंद आएगी। सर, जनता से क्या कहेंगे और क्या अपील करेंगे? भाई मैं आपसे कहूँगा कि आपका, मैंने पिछले
38 साल से मनोरंजन किया है, अच्छी फिल्में की हैं और आप लोगों को अच्छी भी लगी हैं, आपका प्यार मिला है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब हमारी इस फिल्म को भी देखिए। अलग फिल्म है, आप जानते हैं कि आप OTT पे देखना चाहते हैं, मगर ये फिलहाल OTT पे ये नहीं आ रही है, थिएटर में आ रही है। थिएटर में देखेंगे, बड़ी फिल्म जैसा मज़ा आएगा। इसमें रोमांस है, इसमें हंसी है, इसमें आंसू है, इसमें प्रोत्साहन है, इसमें प्रेरणा है, अच्छी लगेगी। तो साफ तौर से शिवशास्त्री बलबोआ जल्द ही आ रही है थिएटर में। अनुपम खेर के साथ साथ कई लोग इस पूरी फिल्म में हैं और उनको आप जरूर देखें, ऐसा उनका कहना है। चूंकि एक सीनियर सिटीजन्स को लेकर, एक नई कॉन्सेप्ट को लेकर ये फिल्म रिलीज की जा रही है, जल्द ही ये सिनेमाघरों में होगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इसी के साथ खबर में दम है में आज बस इतना ही। नमस्कार।